दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस समय हमारे देश में जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन लोगों की काफ़ी चर्चा है, खासकर कुणाल कामरा की। और कामरा के अलावा भी बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन अपने देश में काफ़ी शोहरत उनकी है। बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे मुंबई में रहते हैं। और देश के दूसरे हिस्सों में भी कई लोग ऐसे हैं जो अलग-अलग भाषाओं को बोलते हैं, अलग-अलग भाषाओं में समझते हैं और उनकी अपनी ऑडियंस है। मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, हर जगह इस तरह के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। व्यंग और हास्य और मज़ाक ये अपने देश में कला का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस विधा में बहुत महत्वपूर्ण हस्तियों ने कंट्रीब्यूट किया है और उनका देश में, समाज में और लेखन में, कला के क्षेत्र में बहुत सम्मान रहा है। कार्टूनिस्ट भी जो अपने अखबारों के हैं या अब तो खैर डिजिटल मीडिया और टेलीविज़न में भी वो दिखाई देते हैं कभी-कभी। लेकिन एक ज़माना था जब देश के जो कार्टूनिस्ट थे बड़े अखबारों के, उनके कार्टून को देखकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े-बड़े जो नेता थे वह भी काफ़ी हैरान हो जाते थे, काफ़ी परेशान हो जाते थे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था कि उनके साथ कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई हो। बाद के दिनों में भले की गई हो प्यूनिटिव कुछ एक्शन, लेकिन उनको धमकाना, डराना ये सब नहीं चलता था। बल्कि लोग तो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय कई ऐसे कार्टूनिस्ट थे जिनको जो वो बनाते थे कार्टून, कई बार नेहरू सरकार की खूब आलोचना करते थे, नेहरू की आलोचना करते थे, लेकिन नेहरू जी उनको चाय पर बुला भी लेते थे सुबह कभी। पिछले दिनों ही हमने देखा कि अ, ये का पुरानी बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है। राजू श्रीवास्तव नाम के एक कॉमेडियन थे और वो बाद में बीजेपी में भी चले गए थे। थोड़ा उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा भी जागी थी। वो लालू यादव का खूब मज़ाक करते थे और लालू यादव उनकी उनके मज़ाक को सुना करते थे। उनका अपने उनके सामने ही उनकी उनकी भद्द पीटते थे और उनका काफ़ी उनकी आलोचना करते थे, उनका मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन लालू एन्जॉय करते थे। ऐसे बहुत सारे आप किस्से सुने होंगे। लेकिन दोस्तों आज के दौर में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका जीवन ही खतरे में पड़ गया है। कला की बात तो छोड़िए, जीवन ही खतरे में पड़ गया है। लेकिन जो लोग काफ़ी रसूख वाले हैं, जिनकी सोशियो और एक यूँ कहा जाए कि जो क्षेत्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर जो थोड़ी स्थिति जिनकी मजबूत है और जिनके फॉलोवर्स काफ़ी हैं, जिनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, वो तो सस्टेन कर ले रहे हैं, काफ़ी शोहरत कमा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसे हैं, जो रीजनल लेवल पर एक्टिव हैं, लोकल लेवल पर एक्टिव हैं, उनके साथ जब कुछ होता है, तो बड़ी जमात खड़ा नहीं हो पाती उनके साथ। देश के दूसरे हिस्सों के लोग उनके सपोर्ट में नहीं आ पाते हैं और जो रीजनल लेवल या लोकल लेवल पर लोग हैं वो उन नेताओं से या उन बड़े हस्तियों से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं या इतने ज्यादा दहशत उनकी होती है कि वो उनका सपोर्ट नहीं कर पाते और फिर उनकी कला दम तोड़ देती है। कई बार ऐसे कलाकार खामोश हो जाते हैं। ऐसे ही एक कलाकार हैं जिनका नाम है नलिन यादव। नलिन यादव 2021 में मुनव्वर फारूकी के साथ इंदौर शहर में मध्य प्रदेश के एक शो था जिसमें वो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस पेश की। कुछ एक मिनट अभी वो बोले ही थे, तब तक हंगामा मच गया पूरे के पूरे पंडाल में और काफी स्थितियां खराब हो गई, हमले होने लगे। फिर पुलिस कार्रवाई हुई नेक्स्ट मॉर्निंग और मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव दोनों को जेल डाल दिया गया। हम लोगों ने अखबारों में खबर पढ़ी, क्यों जेल डाला गया? तो नलिन यादव, मुनव्वर फारूकी तो काफ़ी चर्चित हैं, अभी भी काफ़ी शोहरत उनकी है, काफ़ी उनका प्रचार है, काफ़ी उनको बुलाया भी जाता है अलग-अलग जगहों पर। लेकिन नलिन यादव की कला खामोश हो गई क्योंकि उनका वैसा सपोर्ट बेस नहीं था। आज हमारे साथ नलिन यादव जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में और नलिन यादव से आज हम जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ हुआ क्या है, उनकी कला खामोश क्यों हो गई है और उनका क्या प्लान है।
नलिन, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं समझता हूँ कि आप गाड़ी में चल रहे हैं, आप गाड़ी कहीं रोक लें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपकी गाड़ी हिल-डुल रही है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप 2021 में आपके साथ वो घटना घटी थी, जब आप अरेस्ट हुए थे, मुनव्वर फारूकी के साथ इंदौर शहर में। तब से अब तक जो स्थितियाँ आपके साथ हैं, आपके साथ क्या-क्या हुआ है, उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए ज़रूर दीजिए आप। तो 2020 में ही मेरी मम्मा की डेथ हुई। अ, और अक्टूबर में डेथ हुई एंड देन 2 महीने बाद फिर ये शो था मुनावर का। तो यहाँ से मैं जेल चला गया एंड देन उसके आने के बाद फिर स्थिति बद से बदतर ही होती गई धीरे-धीरे। लाइक मैं जहाँ पे परफ़ॉर्म करता था या जिन वेन्यूज़ के साथ में मैं काम करता था, वो सब पीछे हट गए। फिर देन धीरे-धीरे फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, किसी और शहर में शिफ्ट होके देखते हैं। तो दिल्ली शिफ्ट हुआ, देन दिल्ली जाके चीज़ें सही नहीं हुई और ज़्यादा खराब हो गई क्योंकि दिल्ली में ऐसा था सर कि मैं तो वहाँ के लिए नया इंसान था ना, तो मतलब जो मेहनत यहाँ पे मैंने 4-5 साल कर रखी थी ऑलरेडी, वो वहाँ पे कुछ काम नहीं आई। तो मुझे वहाँ पे वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना था और फिर दिल्ली और दिल्ली के खर्चे। फिर देन दिल्ली में ऑलरेडी बहुत सारे कॉमिक्स थे, तो वो वहाँ पे वो सीन जम नहीं पा रहा था। और दूसरा कोई ऐसा कोई ख़ासा कोई वो हेल्प था नहीं कि कोई स्पॉट मिल रहे हो या मैं परफ़ॉर्म करने के लिए मुझे कोई बुला रहा हो। तो वो सब खुद से ही करना पड़ रहा था, तो फिर मैंने सोचा जब ये करना ही पड़ रहा है तो फिर दिल्ली क्यों नहीं बॉम्बे में ट्राई करते हैं। तो 1 साल दिल्ली रहने के बाद फिर बॉम्बे गया। फिर 1 साल बॉम्बे में भी यही सेम चीज़ें हुई। देन फिर बड़े शहरों का बड़ा खर्चा होता है। देन उसके बाद फिर 2 ढाई साल बाद फिर मुझे वापस आना पड़ा यहाँ पे वापस। और फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के अंदर मैंने जॉब शुरू कर दिया। देन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जब उन्हें पता चला क्योंकि डेट्स वगैरह हियरिंग वगैरह होती थी कोर्ट्स में, तो मैंने उनसे छुट्टी वगैरह माँगी और जब उस तरीके से उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। देन फिर वहाँ से जॉब चला गया। तो सर फिर उसके बाद फिर चीज़ें खराब ही होती गई, ना काम है ना कुछ है। और फिर आस-पड़ोस में लाइक सबको लगता ही है वो चीज़ें, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा है आजकल जैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर। मैं तो जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ पे तो हिंदू-मुसलमान एकदम बिल्कुल पीक पे है। तो उनके हिसाब से तो मतलब ऐसा था कि ना तो मैं कोई ब्राह्मण हूँ, ना मैं कोई अ, बहुत अपर कास्ट से आता हूँ, ऑलरेडी मैं एक पिछड़ी जाति से आता हूँ। तो उनके हिसाब से तो मतलब ऐसे ही था कि तो तुम मुसलमानों का साथ देते हो और लाइक वो केस-वेस लग गया और जेल जाना। तो मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे अगर कोई भी जेल चला जाए तो वो उसके लिए तो मतलब ऐसा है कि तुम अगर जेल गए तो तुमने कुछ ना कुछ गलत करा ही होगा। तो अम, काफ़ी लाइक सोशल बॉयकॉट या आप कह सकते हो रिश्तेदारों ने हाथ उठा लिए या अड़ोसी-पड़ोसी या इनको लोगों को लेके और लाइक उस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई। फिर भी लाइक चल ही रहा था लाइफ कि हाँ ठीक है, अभी आज नहीं कल सही हो जाएगा, आज नहीं कल सही हो जाएगा। बट फिर देन 2023 में लाइक मेरे भाई के साथ में ये हमला होता है, क्योंकि मैं तो यहाँ से चला गया था। देन उसका पैर तोड़ दिया जाता है, फिर वो 3 महीने बेड पे रहता है, तो मुझे वापस आना पड़ता है। फिर हम एफआईआर लिखाते हैं, फिर तब से ही एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ है कि हम एफआईआर लिखा रहे हैं, फिर वो लोग उधर से काउंटर एफआईआर लिखा रहे हैं। तो वो तो जो केस था वो था ही मुनावर फारूकी के साथ वाला। देन उसके बाद अलग से फिर 1-2 केस और हो गए, फिर देन उसका कोर्ट हियरिंग और उसका हर महीने का वो मतलब कोर्ट में जाके प्रेज़ेंट होना और ये सारी चीज़ें। तो ना मैं सर कहीं बाहर जा सकता हूँ, ना कहीं और काम कर सकता हूँ। और दूसरा स्टैंड अप तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इंदौर में तो अब कोई मेरे साथ काम करना चाहता नहीं है स्टैंड अप फ़ील्ड में। नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में काम अपना नहीं कर पा रहे हैं, आप परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो बीच में लोग आपके भाई का पैर तोड़ देते हैं या आपके ऊपर हमला कर देते हैं, आपके घर पे हमला कर देते हैं, ये कौन लोग हैं और फिर क्यों कर रहे हैं? जब आप कुछ कर ये नहीं रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो ये क्यों सर हमले क्या है, कर रहा है या करा ये रहे हैं? ना एक यहाँ के पूर्व पार्षद थे वो पार्टी बदलते रहते हैं इधर-उधर। कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं। हैं वो लाइक सब आपस के मिले हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं छोटे नेताओं का उनका कोई वो तो होता नहीं है कि लाइक उनका कोई बहुत विचारधारा है जिस पे वो एकदम अड़े हुए हैं। तो लाइक वो अपने हिसाब से अपने मतलब के हिसाब से पार्टी बदलते रहते हैं।
और उनका ऐसा है कि वो अपने मेरे घर के आसपास लाइक वो एक बाहुबली किस्म के आदमी है मतलब। तो उनका काफी यहाँ पे चलता है, तो उनको मतलब इस चीज का एक फायदा मिल गया कि मैं ऑलरेडी सोशली बॉयकॉट हूँ, मेरे पे इल्जाम लगाना आसान है। दूसरा फिर मेरा घर है यहाँ पे इकलौता जो मेरी माँ ने बनाया था, तो उसके अलावा और कुछ है नहीं। तो मैं उसको छोड़ के पहले ही जा चुका था यहाँ से। फिर मेरा भाई रहता है, कोई रिश्तेदार वगैरह आते नहीं है, तो उनको लगा कि ये इजी हो जाएगा अगर इसको भी निकाल दिया जाए यहाँ से। तो उनका मतलब वो बहाना तो इस चीज का बनाते हैं मतलब मेरे केस वगैरह और इन सब चीजों का लेके, स्टैंड अप का लेके, पर उनका जो मेन मकसद है वो है मेरा घर। अच्छा, घर को कब्जा करना। हाँ जी, क्योंकि वो ना यहाँ पे मैं जिस जगह पे रहता हूँ ये बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे मजदूर वर्ग का आदमी रहता है। तो क्या होता है कि हर किसी इंसान की जो महीने की जो इनकम है वो लाइक 15 से 20 हजार से ज्यादा नहीं है। तो मान लीजिए किसी के घर में कोई बीमार हो गया, कोई बड़ी दिक्कत आ गई, तो 1 लाख 2 लाख रुपए अगर कहीं से लेना है तो बैंक तो लोन देगा नहीं उसको, इतने सारे पेपर मांगेगा वो। तो इन लोगों का ये धंधा है यहाँ पे, ये लोग 1 लाख 2 लाख रुपए उसको ब्याज पे दे देंगे और फिर एक साल में उसको 10 लाख कर देंगे, 15 लाख कर देंगे। तो ऑफ कोर्स उसको फिर अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इस तरीके से कई घर कब्जा रखे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके इलाके में इंदौर का इलाका है, इंदौर के नज़दीक है आपका धार, तो वहाँ तो बहुत बड़े-बड़े अखबार निकलते हैं। एक ज़माना था जब वहाँ के अखबारों की तूती बोलती थी। राहुल जी। बाजपुते, राजेंद्र माथुर, ये तमाम लोग वहीं के रहे हैं और बड़े-बड़े अखबार अभी भी निकलते हैं। तो क्या ये आपकी जो त्रासदी है, आपके साथ जो गुज़र रही है, इन चीज़ों पर क्या वहाँ के लोकल प्रेस में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नंबर 1। और नंबर 2 कि आई मीन मध्य प्रदेश में तो जो आप कह रहे हैं कि अपर कास्ट और पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़े वर्ग के ही चीफ मिनिस्टर ज़्यादा रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान थे, अभी मोहन यादव जी है। तो क्या ये लोग अगर पिछड़े वर्ग से आने वाले कोई कलाकार है, कोई पत्रकार है, कोई बुद्धिजीवी है, उस पर इस तरह से हमला हो रहा है, जो साधारण पृष्ठभूमि का है, तो इसको कॉग्निजेंस नहीं लेते? क्या इस पर कोई कार्रवाई का आदेश नहीं देते हैं? क्या मैंने कैसे ये आप इसको देखते सर हैं? अभी तक तो नहीं हो पाया। अभी तक तो लाइक मैं सीएम हाउस से लेके डीएसपी सीएसपी हर जगह पे अपना लेटर भेज चुका हूँ कि मेरे साथ ये 5 6 बार हो चुका है और मुझ पे एफआईआर हो जाती है, लाइक सेकंड काउंटर एफआईआर। और मैं लाइक आज तक उन लोगों पे कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और रही बात सर यहाँ पे भी, अगर इंदौर में भी देखा जाए तो हमेशा से ना लाइक अपर कास्ट लोगों का एक मतलब कहने को कह दिया जाए कि सीएम भले ही पिछड़ी जाति का है, पर रूल जो कर रहे हैं वो सारे अपर कास्ट ही हैं, लाइक सिंधी और बनिए। इंदौर तो अगर माना जाए तो सारे बड़े बिजनेसेस सिंधियों के हाथ में या बनियों के हाथ में है। तो हाँ मतलब ऐसा आपको कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे कि पिछड़ी जाति का कोई बहुत ज्यादा विकास हो रहा हो, भले ही सीएम हमारा हो। लेकिन मीडिया और प्रेस जिसे कहते हैं, उनका क्या अप्रोच है आपके बारे में? सर यहाँ की मीडिया का तो पता नहीं मुझे, मतलब यहाँ की मीडिया तो कभी आखिर मिली भी नहीं मुझसे, ना कभी मेरी उनसे बात हुई। और रही बात यहाँ की मीडिया की, अगर मैं बात बताऊं तो सर असलियत तो यही है कि यहाँ की मीडिया तो लिफाफे में काम करती है। आ, तो वो बस जहां से लिफाफा मिलता है वो वैसे काम करते हैं, लाइक अगर कोई भी नेता है उसके खिलाफ कभी कुछ यहाँ छपता नहीं है ऐसा कुछ ज्यादा। जी। अ, तो अभी आप नलिन कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? आप स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना काम छोड़ चुके हैं। अभी आप पर मुकदमे भी संभवतः हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा अखबार जी जी कुछ जी वेबसाइटों में। वो आप पर जो केसेज़ लगाई गई हैं, वो जो मैं देख रहा था मुनव्वर फारूकी और आप पर, वो तरह-तरह की केसेज़ हैं। 295 ए है, 298 है, 269 है, धारा 188 है और 34 है, 34 है। जी ये आईपीसी की जी। धाराएँ हैं। अब तो आईपीसी बदल गया है, तो इन धाराओं को एक्कोमोडेट किया गया होगा नए नए कानून के मुताबिक। लेकिन अभी के 2 बातें पूछना चाहता हूँ, उस केस की क्या स्थिति है? क्योंकि 2021 की केस है, ये 2025 चल रहा है। और दूसरी बात कि जीवन यापन के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको कॉमेडियन का काम मिल रहा है या कोई दूसरा पेशा कर रहे हैं? सर मैं तो सर जब 20 साल का था तब से सिर्फ मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दी थी। तो मतलब मैं 25 साल का होने तक मैंने सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करी है और कुछ करा ही नहीं है। तो जो अपना लाइफ का प्राइम टाइम था जिसको आप कहते हो, जिसमें आप कोई काम सीखते हो, जिसमें आप अपनी उम्र इन्वेस्ट करते हो, उसमें मैंने सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करी है। 25 साल के बाद फिर मैं जेल चला गया।
देन उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी कंप्लीटली छूट गई। पढ़ाई लिखाई मैंने सर ज्यादा करी नहीं है, मैं सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट ले लिया था क्योंकि मेरे मम्मा को कैंसर हो गया था। तो सर नौकरी सर उस तरीके से कुछ मिल नहीं पाई यहाँ पे, जो मैं काम करता हूँ उसकी अपॉर्चुनिटीज इंदौर में काफी कम है। और ऑलरेडी जो हैं दो चार, वो लोग मेरे साथ काम करना नहीं चाहते क्योंकि उनका वही प्रॉब्लम है कि हमारा नाम आ जाएगा तो हमारा सब खराब हो जाएगा। जैसे कि भी आपने देखा हैबिटेट के साथ में हुआ। हैबिटेट तो जबकि बॉम्बे में एक स्थित स्टूडियो था काफी बड़े, उस पे जब उसको तोड़ दिया है तो फिर यहाँ के छोटे लोग क्यों हिम्मत भरेंगे अपनी। तो सर मैं कर लेता हूँ कुछ ना कुछ, मतलब मेरा भाई है वो जॉब कर रहा है अभी, उसकी भी पढ़ाई छूट गई है तो वो जॉब कर रहा है, कुछ उसके उससे घर चल जाता है, कुछ दोस्तों से हेल्प मिल जाती है, या जैसे कि मैंने बताया रियल एस्टेट में मैं काम कर ही रहा हूँ, अगर कुछ एक आधी मकान प्लॉट अगर मैं बेच लेता हूँ तो उस पे कुछ कमीशन मिल जाता है, तो उससे कुछ टाइम घर निकल जाता है। बाकी फिर सर सिर्फ दोस्तों के भरोसे चल रहा है अभी तक सब, अभी तक तो सब कुछ। तो आपके दोस्त हैं काफी? हाँ जी सर, दोस्त ही हैं, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ। जी। तो वो दोस्त आपको फिर से स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में मंच पर देखना नहीं चाहते? क्या वो उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या? सर ये वही दोस्त हैं जिन, क्योंकि मैं एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया मैं इंदौर में स्टैंड अप कॉमेडी करवाता भी था, मतलब मैंने ओपन माइक ऑर्गेनाइज यहाँ पे करना शुरू करे थे, और मैंने यहाँ पे लाइक स्टैंड अप कॉमेडी के शोज ऑर्गेनाइज करना शुरू करे थे। तो ये सारे वही दोस्त हैं जो उस वक्त जिनको मैं स्पॉट दिया करता था, या जब उनकी माली हालत खराब थी तो उनसे कभी पैसे नहीं लिए स्पॉट के, या उस तरीके से। तो आज वो कहीं ना कहीं वो अपना पे बैक कर रहे हैं, पर लाइक राइट नाउ अगर देखा जाए तो उनके हाथ में उतना है नहीं कि वो मेरी मदद कर सके उस तरीके से। लेकिन 2021 के बाद जो घटना घटी तो आप शायद 57 या 58 दिन जेल में रहे, और मनोवर फारूकी 37 या 36 दिन रहे जेल में। तो लेकिन वो उनका ग्राफ तो बहुत चढ़ा, बहुत ऊपर हो गए, बहुत पॉपुलर हुए उसके बाद से और ज्यादा। लेकिन आप बिल्कुल नीचे गिर गए और आपको कुछ नहीं हासिल हुआ। तो इसके पीछे कलाकार के तौर पे आप क्या देखते हैं? क्या इंडिया में, हमारे मुल्क में क्या समस्या है कि जो एक आप जैसी बैकग्राउंड का आदमी नहीं आगे बढ़ पाता है, और आप ही जैसी स्थिति में दूसरा ऊपर उठ जाता है और ज्यादा शोहरत का मालिक बन जाता है? ये कैसे होता है? सर इसमें सर कुछ फर्क तो सर जगह का भी है, क्योंकि वो बॉम्बे में रहते थे, मैं इंदौर में रहता था। तो जब वो यहाँ से बॉम्बे चले गए तो उनका वो सब कुछ खत्म हो गया, जो था वो यहीं तक था इंदौर में, और मैं यहीं पे रह गया, तो मेरे साथ वो कंटिन्यूअसली होता रहा। दूसरी बात सर कि जो केस था वो मुनावर पे ही हुआ था ना सर। हम लोगों का तो नाम काफी टाइम तक लोगों को पता ही नहीं था, इवन मेरे बाहर आने तक के बाद लोगों को नहीं मेरे बारे में पता था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो सर फर्क वही है, क्योंकि मुनावर उस वक्त भी लाइक 50 से 100 टिकटें बेचा करते थे। और फिर दूसरा सर कम्युनिटी सपोर्ट होता है। जैसा कि उस वक्त दिखाया गया है कि एक मुसलमान को जेल में डाला गया है, ये कभी नहीं। उसके साथ में और भी 4 लड़के हैं, और भी 5 लड़के हैं, जो कि अलग अलग, हमारे साथ में क्रिश्चियन भी था, 2 ब्राह्मण भी थे, एक मैं भी था। तो सर इस तरीके से सर, तो वो हमेशा वो आइडेंटिटी हमेशा ऐसी कर दी गई कि आप मुस्लिम कमेडियन वेंट टू जेल। तो वो सर वो कम्युनिटी सपोर्ट और वो सारी चीजें पर्सपेक्टिव, या उनका पुराना से फेमस होना, लाइक उनके पहले भी कुछ ऑडियंस थी जो उनके शोज के टिकट खरीदा करती थी, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इंदौर में परफॉर्म करते थे, वो उस वक्त भी आउट ऑफ बॉम्बे या अलग अलग शहरों में परफॉर्म कर रहे थे। तो सर बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे फर्क पड़ा है सर। जो मैंने आपकी केस पढ़ने की कोशिश की, जो अब तक छपी है अखबारों में, खासकर अंग्रेजी अखबारों में छपी है, इंडियन एक्सप्रेस पे मैंने देखा, और भी कई जगह देखा, वेबसाइटों पे देखा, बीबीसी पर भी देखा, बीबीसी के वेबसाइट पे। तो उसमें पता चला कि जो उस समय 2021 में घटना घटी थी, उसमें कोई बीजेपी की एमएलए थी, उनका जो बेटा था, उसने संभवतः केस की या एफआईआर किया या कंप्लेन किया, एकलव्य और उसके, एकलव्य सिंह गौड़। जी हाँ, जी हाँ। तो ये फैमिली क्या अभी भी बीजेपी के साथ है, या राजनीति में है, हाँ या हाँ, केस अभी भी को? राजनीति में है वो तो इंद्र रक्षक करके कोई उनकी संस्था है जिसके साथ में है, जो कि सबऑर्डिनेटरी बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, और उनकी जो मम्मा है वो तो अभी भी शायद बीजेपी में ही है। ओके। तो क्या दूसरे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वहां पर, जो सेकुलरिज्म में यकीन करती हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा में यकीन करती हैं,
या जो अपने को कहती हैं कि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ हैं। जैसे अभी आपने देखा कामरा के स्टैंड अप कॉमेडियन मिस्टर कामरा के साथ जो है कि जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में हैं वो उनके साथ खड़े हैं। तो आपके साथ इंदौर में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो लोग अपोजिशन में हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में हैं वो आपके साथ फौलाद की तरह खड़े होते, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? सर, ये ना बात मैंने पहले भी कही है और आज फिर से कह देता हूँ कि इस देश में ना कभी भी ना मुसलमानों को खतरा है, ना हिंदुओं को खतरा है। इस देश में अमीर मुसलमान और अमीर हिंदू आज भी अपने घर में बैठ के एसी में चिल कर रहा है। जिसके ऊपर गाज गिर रही है, जिसके साथ बुरा हो रहा है, वो है गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान। तो सर उसके बारे में बात तभी होती है जब वो मुद्दा जो है ना जो सबके सामने आ जाता है, जब वो माहौल में आ जाता है, समझ रहे हैं आप? तो लाइक अब जैसे आज अगर मेरे बारे में 5 लोग 6 लोग बात कर रहे हैं, तो आज मेरे पास सब खड़े हुए हैं सपोर्ट करने के लिए। पर अगर मेरे बारे में कोई जानता नहीं है, मेरे बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो फिर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किस आइडियोलॉजी से बिलॉन्ग करता हूँ या मैं क्या करता हूँ। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर उस चीज़ से। जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे उधर वो चूड़ी वाला था जो जेल गया था, एक मुस्लिम आदमी, सेम उसी वक़्त जब मुनावर भी जेल गया था। तो मुनावर के बारे में तो लाइक उस वक़्त पूरे हिंदुस्तान में लाइक हर हर मुसलमान, हर हिंदू जो भी सेक्युलरिज़्म में बिलीव करता है, हर आदमी उसके सपोर्ट में खड़ा था। पर वो चूड़ी वाला अभी भी 3 साल की सज़ा काट के और उसके बाद आज वो जाके बरी हुआ है कोर्ट से और कोर्ट ने कहा है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी उसे 3 साल जेल काटना पड़ा। तो उसके तो बारे में चूड़ी क्योंकि वाला कोई बात करने वाला नहीं था ना सर। तो चूड़ी वाला जो चूड़ीहार जिसको बोलते हैं गाँव में या कस्बे में, हाँ जी। चूड़ीहार जो है वो किस अपराध में गिरफ्तार किया गया था? सर अपराध कोई नहीं था, उसका अपराध बस इतना था कि वो हिंदुओं की गली में चूड़ी बेचने चला गया था। उसी दौर में, उसी के आस-पास की बात उसी है। उसी दौर में सर। तो उस पर ये आरोप लगाया गया कि हिंदुओं की गली में तुम क्यों गए? जी, जी। नहीं आरोप तो उसपे ये लगाया गया था कि वो हिंदुओं की लड़कियों के साथ छेड़ा-खानी कर रहा था, पर असलियत यही थी सर कि वो सिर्फ़ चूड़ी बेचने गया था। ओके। तो नलिन अभी आपका क्या प्लान है? आप क्या करना चाहते हैं? और आई मीन आपने उस चीज़ का भी जवाब नहीं दिया ठीक से कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो पैरोकार आपके स्टेट्स में हैं, अपोजिशन पार्टीज़ के लोग इंटेलेक्चुअल वो क्यों एक्टिव नहीं है इस मामले में? सर उनका तो सर वही जानते हैं, मैं तो जो समझ सकता हूँ, जो आज तक जो इन 4-5 सालों में समझ पाया हूँ कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। आज मेरे बारे में अगर दुनिया में लोग बात करने लग जाएँगे, मैं ट्रेंड में आ जाऊँगा, तो मेरे बारे में भी हर नेता और हर हर आदमी बात करेगा। पर फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा गुर्बत में लोग जी रहे हैं मेरे आस-पास, जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। तो अ, आई डोंट नो पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सर मैं तो अब स्टैंड अप ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल इसको दिए जब मुझे पता भी नहीं था कि स्टैंड अप में मेरा फ्यूचर क्या होगा, तब मैं 5 साल तक स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था और मैं अच्छा कर रहा था। और इस स्टैंड अप कॉमेडी की वज़ह से मेरा एक पूरा लाइफ टर्न अराउंड होता है और फिर आज 5 साल ये जो अगले जो 5 साल है वो मैं भुगत रहा हूँ या जो झेल रहा हूँ या जो भी कहा जाए। तो सर जो भी मैंने देखा है, जो भी मैंने सीखा है उसको बताने का मेरे पास सिर्फ़ एक ही तरीका है स्टैंड अप कॉमेडी, कोई और काम तो मुझे आता नहीं है इसके अलावा बेहतर तरीके से। तो मेरे पास तो सर यही ऑप्शन है, मैं तो लाइफ़ में यही करूँगा। अच्छा, आपसे बिल्कुल एक पर्सनल सवाल, हालाँकि ये कोई जवाब नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या हल कर लेंगे आपकी समस्या। लेकिन क्या आप जो अपोज़िशन के लीडर्स हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कमलनाथ अभी हैं जो छिंदवाड़ा में रहते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह हैं, ये दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों कांग्रेस के लीडर हैं। अभी इंदौर के ही आस-पास रहते हैं आपके प्रदेश कांग्रेस के जो वहाँ पर प्रमुख नेता हैं, सबसे अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं, क्या इनसे मिलकर आपने अपनी जो ग्रीवांस है, अपनी जो परेशानी है, उसके बारे में उनसे कोई सपोर्ट या उनसे प्रोटेक्शन या सर कि ये भई अभी आपके जो लास्ट एफआईआर होने के बाद मेरी दिग्विजय सिंह जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने किसी के थ्रू मुझे फ़ोन करवाया था, लाइक उनके फ़ोन से मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा भी है कि हम लोग आपके साथ में हैं और लेकिन इसके पहले मेरी कभी किसी नेता से या इस तरीके से कोई अपोज़िशन लीडर से मेरी कभी कोई कनेक्शन रहा नहीं है। मुझे जो सपोर्ट करा है वो हमेशा या तो मेरे कॉमिक जो फ्रेंड्स रहे हैं उन लोगों ने सपोर्ट करा है या फिर मेरे जो पुराने जो दोस्त रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ना स्टैंड अप कॉमेडी से लेना-देना है, ना इंडिया से कोई लेना-देना है।
वो लोग कहीं दुनिया में किसी कोने में रहते हैं, बस उन्हें शायद मेरा दर्द दिखता है या मेरी प्रॉब्लम दिखती है, वो शायद समझ पाते हैं। तो उन्होंने मुझे हेल्प करी है। तो मतलब मुझे तो हमेशा उन्हीं लोगों ने हेल्प करी है जिनसे शायद मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ। पर हाँ, अगर अपोज़िशन पार्टी की तरफ से देखा जाए तो ये पहला ही कॉल था दिग्विजय सिंह जी का, जो मेरे पास आया था किसी के थ्रू वाया-वाया। जी, तो ये अभी जो घटना घटी है बॉम्बे में, मुंबई में जिसे आप कहते हैं, आपने उसका ज़िक्र भी किया मिस्टर कामरा के बारे में। हुँ, हुँ। तो उस घटना पर क्या आप एक कोई भी टिप्पणी करना चाहेंगे? सर कुछ भी नहीं है सर उस घटना में, कुछ भी नहीं है। ना किसी का नाम लिया है, ना किसी के बारे में कुछ बोला है, ना कुछ ऐसा डेरोगेटरी कहा है, जो कि हिंदुस्तान में इससे पहले किसी नेता ने ना कहा हो। मैंने तो पार्लियामेंट में नेताओं को जातिवादक और रिलीजन वादक और ऐसी-ऐसी बातें टिप्पणियाँ करते हुए सुना गया है, जिस पे उनको जेल हो जानी चाहिए थी। पर आज तक उनको कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पद से निष्कासित कर दिया गया होगा उनको। तो कुणाल कामरा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसके पीछे इतना सब बवाल होना चाहिए। कायदे की बात तो सर यही है कि देश में अगर ये सब बातें नहीं करेंगे तो फिर लोग बात करेंगे कि नौकरी कहाँ है और अस्पताल कहाँ है और हिंदुस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रखा है, फिर उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ये तो सर सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाली बात है, क्योंकि कोई भी कॉमेडियन इस देश में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी बात को सीरियस लेके आप अपने दिल पे ठेस लगा सको। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया नलिन, आपने हमसे बात की और हम आगे भी बात चर्चा करते रहेंगे और हम आप स्वयं स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में फिर से खड़ा होना चाहते हैं। आपको हमारी शुभकामना। तो दोस्तों आपने नलिन की बात सुनी। 2021 में इनके साथ जो वाक़या होगा हुआ उसके बारे में भी इन्होंने ब्यौरेवार ढंग से बताया। आज किन चुनौतियों का सामना वो कर रहे हैं, समाज के जो बड़े लोग हैं, ख़ासकर जो प्रतिरोध के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधर लोग हैं, संविधान के समर्थक जो लोग हैं, वे किस तरह खामोश हैं, उदासीन हैं, यह भी आपने सुना। आप मुझे नहीं लगता कि स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में या किसी भी कलाकार के लिए खासकर इस तरह के इलाकों में सर्वाइव करना तब तक सहज है या आसान है, जब तक समाज स्वयं साथ नहीं देता, जब तक मुखर होकर लोग साथ नहीं खड़े होते, जो जनतंत्र के अपने को समर्थक मानते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।